सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो हम करने वाले हैं आज मेले का ऊँट निबंध की, जो महान बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, उसका सारांश और मूल समेत ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तक इनका काल रहा है। तो शुरू करते हैं इसका। हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार और पत्रकार थे। बेताउम भारत मित्र नामक पत्र का संपादन करते रहे। उनके लिखे निबंध अपने दौर में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी रचनाएं कौन सी है? शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, इरदास, खिलौना खेलत भाषा, सफूट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, संपादन अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र, बंगवासी, अनुवाद मडेल भागिनी, रत्नावली। मेले का ऊँट निबंध की अनुपयोगी धारणा पर प्रहार करता है। वह संपादक को पत्र लिख रहा है जिसमें वह एक संपादक को कैसा होना चाहिए सुझाव देता है। एक संपादकों की दृष्टि वाला होना चाहिए, उसकी निगाह से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, लेकिन लिखने के लिए उसे भंग पीने की जरूरत पड़ती है। वह भंग पीकर भंगुआ जाता है और फिर भंग के नशे में इंसान कुछ भी बोल कर सकता है। नशे में कुछ भी बोली कही गई बात, वह किया गया काम क्षमा कर दिया जाता है, वह अपराधी नहीं माना जाता। ऐसी धारणाएं मुझे संपादक ने भंग भेजा था, जिसके लिए वह उसे धन्यवाद देता है। वह यह भी लिखता है कि उसे और भंग भेजे। पिछले सप्ताह मित्र के पत्र को टटोलने के दौरान उसे उसके लेख मोहन मेले मिल जाता है। उसमें एक मेले का जिक्र है जिसमें एक ऊँट है, लेकिन उस ऊँट पर जैसी लेखनी चलाने की जरूरत थी वह कर नहीं पाता, इसलिए वह ऊँट पर अपनी नई बात रखता है। वह कहता है कि कलकत्ते के मेले में ऊँट देखकर लोग उस पर हंसते हैं। वह कहता है कि कलकत्ते में ऊँट नहीं मिलते, इसलिए राजस्थान के मारवाड़ियों के नए औलाद ऊँट को देखने आते हैं और एक फीकी हंसी हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी इस अपेक्षा से लेखक ऊँट पर तरस खाता है और ऊँट के इतिहास और वर्तमान को खंगालने लगता है। वह भंग के नशे में तो है ही, उसी हालत में वह ऊँट से बातें करने लगता है। ऊँट कलकत्ता पहुँच नए मारवाड़ियों पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि अभी तुम बच्चे हो। वे उसकी उम्र के होते तो जान सकते थे। उन बच्चों के बाप को पता होगा कि ऊँट कौन है। मेले की चीज़ों को देखो और चल लो, लेकिन सुनना चाहते हो तो सुन लो। वह कहता है कि बहुत पहले मारवाड़ से कलकत्ता पहुँचे उनके पूर्वज ऊँटों से ही आए थे। उसी ऊँट ने उन्हें कलकत्ता लाया था। अपनी पीठ पर लाद कर वह कई फेरे लगाकर राजस्थान से कलकत्ता उन्हें पहुँचाया है। इतना ही नहीं, उसके सारे पूर्वज जो गाँव में रहते थे, सारा काम ऊँटों के पीठ से ही होता था। वही ऊँट बच्चा जानने वाले महिलाओं के लिए पालकी भी बने थे। हर घर के सामने ऊँट हमेशा तैनात रहते थे। किसी को नहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ ऊँटों से ही संपन्न होता था। वह कहता है कि अब नए लोग उसकी भक्ति भूल गए हैं, लेकिन उसके पास उसका वात्सल्य आज भी जिंदा है। उसकी दृष्टि में दोनों का जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। वह मारवाड़ियों के खेतों में काम करता था। अन्न उपाजने में उसकी बड़ी भूमिका थी। उन्हीं के कारण मनुष्यों को चारा मिलता था, वही मनुष्य को पानी पिलाता था। आज उसी ऊँट को लोगों ने बुला दिया है। आज ऊँट की हालत को देखकर लोग उससे नफरत करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऊँट की पीठ पर अन्न, रस्सियाँ और उपले लाद कर दूर दूर तक पहुँचाया जाता था। लोग जाते हुए उसके साथ पैदल चलते थे और लौटते वक्त उसकी पीठ पर चढ़े होते थे। पीठ पर चढ़े होने की वजह से लोग हिलचोले खाते थे और स्वर्गीय सुख का आनंद लेते थे। उनकी बोली लोगों को इतनी भाती थी कि लोग अपनी बीवियों की सुरीली आवाज़ भी फीकी नजर आती थी। ऊँटों के गले में बंधा घंटा सभी बाजों से प्यारा था। वह कहता है कि लोग उसको चढ़ते देखकर जितने खुश होते थे, आज नए लोग बगीचों में भंग पीकर पेट भरकर और ताश खेलकर खुश होते हैं। मारवाड़ियों के पूर्वज जो पहले पेड़ों की छाल पहनकर और पत्तों से तन ढककर रहते थे, उनके कपड़ों से सारा संसार बाबू बना फिरता है। जिनके पिता सिर पर गठरी ढोते थे, उनको सिर पर पगड़ी संभालना मुश्किल होता था। तब कोई उनके पिता को नाम लेकर नहीं बुलाते थे। आज वही बड़े बड़े उत्तराधिकारी हो गए हैं। गौरतलब बात है कि वह दौर अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के डर से लोग उनकी आलोचना करने से डरते थे। ऐसे में ऊँट को भी लगता है कि
यदि वह अंग्रेजों की आलोचना करेगा तो उसे भी उनका काम को भोजन होना पड़ेगा। इसलिए लेखक सरकार की आलोचना करने से डरता है। वह ऊँट को कहता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ना बोले, मुंह ना खोले, नहीं तो रिजोल्यूशन पास करके उस मरबाड़ से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, उनकी आलोचना ना करके उनका गुणगान करे, उसी में उसकी भलाई है। वह उनका गुणगान करेगा तो संभव है मारवाड़ी लोग उसके लिए भी मखमली काठी, जरी की गद्दियाँ, हीरे पन्नों की नकेल और सोने की घंटियाँ बनवाकर सजाएंगे। इससे उसका सम्मान बढ़ेगा और बड़ों की सवारी का आनंद लेंगे। इस तरह वर्तमान सरकार की आलोचना से लेखक बचता रहा है। दरअसल ये अंग्रेजों की व्यंग्य खसा गया है। सत्ता यही चाहती है कि लोग उसकी चाटुकारिता करें और बड़े बड़े सम्मान पाएं। मूल संवेदना क्या है? लेखक की मूल संवेदना है कि किसी अपेक्षा अच्छी नहीं, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है। माना कि आज ऊँट उपयोगी नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका उपहास करे। लेखक ने ऊँट का मानवीकरण करे, उसे भी मनुष्य बना दिया है और कहा है कि समाज के ऐसे ही अपेक्षित बड़े लोगों का अपमान ठीक नहीं है। दबे कुछ लोग शोषितों का मजाक बनाना बुद्धिमान की बात नहीं है, मगर अगर ऐसा होता तो वह उनके लिए हितकार नहीं होगा। यदि मेले में दूसरी अन्य चीज़ों को महत्व है तो ऊँट का भी है, इसलिए उसका मजाक या उपहास ना करें। निबंधकार का तात्पर्य है कि समय के बदलावों के चक्कर में अपनी पुरानी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि यह मानवता के लिए सही नहीं है। भाव सुंदर भाव यह है कि किसी की उपेक्षा न करनी चाहिए। उसके पास जो भी है उस सब का एक खास महत्व है। किसी की उपेक्षा करने से पहले उसके इतिहास और वर्तमान को जान लेना चाहिए। सत्ता की आलोचना किसी के लिए हितकार नहीं है। तब अंग्रेजों की आलोचना करना किसी लेखक के लिए भारी पड़ जाता था, इसलिए वह चटुकारिता करने या बढ़ा चढ़ाकर उसका गुणगान करने की सलाह देता था है। ऐसा करने से वह कुछ हासिल कर लेगा। तो ये था मेले में ऊँट की मूल संवेदना, सार सब। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।